स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में करीब 42 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिनमें 28 करोड़ 30 लाख 56 हजार रुपए के 3 विकास कार्यों का शिलान्यास और करीब 13 करोड़ 47 लाख 48 हजार रुपए के 7 विकास कार्यों का उद्घाटन भी शामिल है। तो मुख्यमंत्री ने कर्ण स्टेडियम में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही खेल मंत्री के साथ जानकारी ली। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधाएं दी जाएंगी। ओपी धनखड़ को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बनाने पर कांग्रेस के बयान का सीएम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ओपी धनखड़ सबसे बड़े खिलाड़ी हैं जो सब पर भारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू से मुलाकात करेंगे। हरियाणा के लिए जो भी जरूरतें हैं उन पर विचार किया जाएगा। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने मधुबन पुलिस अकेडमी में पासिंग आउट परेड में भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि 400 सब इंस्पेक्टर के बैच ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। सीएम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। साथ ही हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, करनाल वासियों को सौगात यहां पर मिली है, कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई यहां पर। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पासिंग आउट परेड में भी सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। तो करनाल वासियों को मनोहर सौगात, करनाल को 42 करोड़ की सौगात मिली है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर में पासिंग आउट परेड में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। साथ ही उन्होंने ये कहा अपने बयान में कि हरियाणा को स्पोर्ट्स हब बनाएंगे। धनखड़ अच्छे खिलाड़ी हैं, सबको चित कर देंगे, ये भी उन्होंने कहा। अतीत प्रगतिशील वर्तमान और उज्जवल भविष्य का यहाँ जो खेल सुविधा केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है और इसके साथ ही और 9 प्रोजेक्ट्स, कुल मिला के 10 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास उद्घाटन कुल 43 करोड़ रुपए की लागत के ये बनाए गए हैं। और यहाँ पिछले कुछ समय से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से, यहाँ के खिलाड़ियों की ओर से एक मांग थी कि यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट्स बढ़ाए जाए। अभी तक केवल 2 बैडमिंटन कोर्ट हैं। आज हमने निर्णय किया है कि इसके साथ 4 बैडमिंटन कोर्ट और कुल मिला के 6 बैडमिंटन कोर्ट हो जाएंगे और एक बॉक्सिंग हॉल, इसकी भी आज जो है बता दिया गया है, मंजूरी दे दी गई है, वो भी जल्दी से बन जाएगा। और एक जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ कि आज हम लोग, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह जी और मैं, हम दोनों केंद्रीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे किरण रिजिजू उनको मिल रहे हैं। और मैं समझता हूँ हरियाणा में खेलों को कैसे विस्तार दिया जाए, हमारे पास एक योजना प्लानिंग है, उनके पास यानी रखेंगे उनके साथ, और फिर उसमें से क्या कुछ तय होगा वो आप लोगों को नहीं तो डिमांड तो हमारे पास भी आई है। अब जैसे आज 2 चीज़ें की हैं, आगे धीरे धीरे देखिए, वो तो पहले से हरियाणा देश भर में एक अपना अच्छा अव्वल स्थान रखता है, लेकिन बहुत जगह पर इंटरनेशनल लेवल की कुछ पैरामीटर्स हैं खेलों के, उनको एक एक करके हम लागू करेंगे। और कुछ जो राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं, उनकी भूमिका में हरियाणा कैसे आगे आए, इसके लिए आज हम शाम को बात करने वाले हैं। तो उसमें से कुछ योजनाएं केंद्र की ओर से भी हमको कुछ सहायता मिलेगी और हम भी आगे बढ़ेंगे। तो हर परंपरागत खेल के लिए हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी में आगे बढ़ें, ये उसमें हमारे ओम प्रकाश धनखड़ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और चित करेंगे। तो आपने सुना सीएम मनोहर लाल का क्या कुछ कहना था। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं करनाल वासियों को सौगात दी गई है, 42 करोड़ की ये सौगात है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, पासिंग आउट परेड में भी सीएम मनोहर लाल शामिल हुए हैं। साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा को स्पोर्ट्स हब बनाना है और साथ ही साथ खेल को प्रोत्साहित करना है, और यही वजह है कि तमाम परियोजनाओं की यहाँ पर शुरुआत भी की गई है। धनखड़ अच्छे खिलाड़ी है, सबको चित कर देंगे, ये भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि ओपी धनखड़ को नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है, जिसको लेकर अब सीएम मनोहर लाल का यह बयान सामने आया। तो कोरोना को लेकर जहां अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा, वहीं कोरोना की आड़ में घोटाले का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक ही मंत्रालय के कई विभागों में घोटाले हुए हैं, जिसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस कोरोना से तो कितना नुकसान हुआ, लेकिन इस सरकार ने हर वर्ग के लोगों को लूटने का काम किया, दुखी करने का काम किया। इसकी आड़ में कितने घोटाले हुए, धान घोटाला हुआ,
धान घोटाले के बाद शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाले के बाद चावल घोटाला हुआ, चावल घोटाले के बाद अब एक रजिस्ट्री घोटाला हो गया। रजिस्ट्रियों में किस तरह से इन्होंने कितना पैसा खाने का काम किया है, उसमें तो ऑफिसर जो है वो खुद ये कहते हैं, अखबारों में खबरें छपी है, आपके मीडिया पे चली है कि उन्होंने तो खुद ने ये बात स्वीकार करी अधिकारियों ने कि भाई हमें तो ऊपर पैसा देना है। ऊपर किसके खाते में जा रहा है भाई, किसको दे रहे हैं? ऊपर का मतलब सीधा है कि जो मंत्री है उस डिपार्टमेंट का, उसके पास पैसा जा रहा है या चीफ मिनिस्टर के पास जा रहा है, और तो इसके अलावा तीसरा आदमी ऊपर है ही नहीं कि जिसके पास पैसा जाए। तो मुख्यमंत्री के पास तो पैसा जाता तो मुख्यमंत्री उस पर रोक नहीं लगाता, क्योंकि फिर तो मुख्यमंत्री उसको शुरू रखता है, भी करने दो, जो चल रहा है ठीक है, पैसा आ रहा है। मुख्यमंत्री के पास पैसा गया नहीं, मुख्यमंत्री के पास बीजेपी के लोगों की या आम लोगों की शिकायतें गई, और जब उन्होंने उस बात का पता कराया तो उन्हें भी एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है। जितने भी अब तक के काम इस लॉकडाउन में सरकार ने किए हैं, एक काम मुझे सरकार ये बता दे कि हमने अच्छा किया, एक भी काम अच्छा नहीं कि इस लॉकडाउन की आड़ में हर वर्ग के लोगों को दुखी और परेशान किया। जो पीटीआई टीचर्स निकाले गए, जिस तरह से जेबीटी के टीचर्स का एक एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम पास करने के बाद उनको जेबीटी टीचर लगाए जाते हैं, उसमें 90,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया हरियाणा में। आज के अखबार की खबर है कि उनके एग्ज़ाम जो दिए थे, उनके रिजल्ट आउट करने की बजाय उनको कहते हैं नए सिरे से एग्ज़ाम कराएंगे। मतलब आप कितनी दफ़ा लोगों को एग्ज़ाम के नाम पे परेशान करोगे। किसान की हालत आज ऐसी कर दी। अभी जो 3 अध्यादेश जारी किए हैं, उन तीनों अध्यादेश को अगर इस देश में लागू कर दिया तो फिर किसान जो है वो लेबर बन करके रह जाएगी। किसान की फसल के भाव बड़े बड़े लोग तय करेंगे, किसकी फसल लेनी है नहीं लेनी है ये फैसला भी वो करेंगे, किसको कितने दिन में पैसा देना है नहीं देना है वो फैसला भी वो करेंगे। आप ये मान करके चलो कि किसान की मौत जो है इन तीनों अध्यादेश के साथ, मतलब एक डेथ वारंट किसान का सरकार ने जारी किया है। इतना ही नहीं, अभय चौटाला ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में फूट इस कदर बढ़ गई है कि अगर एक साथ सभी नेता आए तो एक आध पर धारा 302 भी लग सकती है। कांग्रेस की जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बारी बारी बयान देते हैं इस किस्म से, उनसे ये तो पूछो एक बारी जा करके कि हुड्डा साहब कौन सी कांग्रेस की बात करते हो आप। उनसे कोई आप जैसा साथी पूछ लेता है कि जी कांग्रेस तो कई गुटों में बटी हुई है, कहते नहीं हम सारे इकट्ठे। ये सारे अगर एक किसी प्लेटफार्म पे इनको इकट्ठा खड़ा कर दो तो 302 बने किसी एक के ऊपर। ये तो आपस में इस तरह से भद्दे बोलते हैं, गाली गलौच हो जाते हैं, एक दूसरे का गला पकड़ते हैं। कुलदीप का कल परसों ही एक ट्वीट रहा है, उसमें उसने स्वयं ये कहा है कि भाई मैं हुड्डा का नेतृत्व स्वीकार नहीं करता। तो इसका मतलब थोपे गए हैं सब लोग। जिस पार्टी में इस किस्म के हालात होंगे, यही हालत जेजेपी की है। राम कुमार गौतम क्या कह रहे हैं, बबली क्या कह रहा है, उसके अलावा और बहुत सारे एमएलए हैं जो दबी जुबान में पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो जिन पार्टियों में इस तरह की चीज़ें आएंगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ये लोग क्यों बाहर हुए? इन्होंने इंडिसिप्लिन किया, इन्होंने बेउदगी करी, इन्होंने पार्टी को आगे बढ़ने की बजाय उसको रोकने का काम किया। इन्होंने बीजेपी के साथ समझौता करके करोड़ों रुपए उनसे लेकर के। एक और अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी रजिस्ट्री मामले पर सरकार को घेरा, साथ ही कांग्रेस पर अभय चौटाला के वार पर पलटवार भी किया है। हमारे संवाददाता विपिन परमार ने कुमारी सैलजा से खास बातचीत की। कोरोना कॉल के लॉकडाउन की बात करें या अनलॉक 2.0 की बात करें, सियासत हमेशा गर्माती रहती है और कई मुद्दे रहते हैं जिनको विपक्ष लगातार उठाता रहता है। और इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश की बात करें तो अब एक बार फिर से एक नया घोटाला जो है वो सामने आया है रजिस्ट्रियों को लेकर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा मैम यहाँ पर मौजूद हैं। हम किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से अगर बात करें लॉकडाउन के ही आप पूरे पीरियड को लें, अब अनलॉक 2.0 में हम चल रहे हैं, लेकिन कई चीज़ें सामने आई, धान घोटाला सामने आया, तमाम तरह की घोटाले सामने आए, अब रजिस्ट्रियों का घोटाला सामने आया है। और सरकार का ये कहना है कि हम जो है वो इस एक सरलीकरण, एक प्रोसेस को जो है सही दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। ऐसा है, ये सरकार जब से आई है ये घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? तो ये तो घोटाला सरकार बनकर रह गई है। हर रोज़ आप देखें, पिछले कितने महीने से जब से ये मिली जुली सरकार बनी है,
हरियाणा में, तब से कोई ना कोई घोटाला रोज़ आ जाता है। अब ये कब तक यहाँ की जनता को, हरियाणा वासियों को गुमराह करेंगे कि हम दुरुस्त कर रहे हैं? तो क्या पहले घोटाला करते हैं और फिर दुरुस्त करने की बात करते हैं? क्यों नहीं पहले दुरुस्त किया? और ये कोरोना के समय में जहाँ लॉकडाउन था, तो इनका तो आप आज अनलॉक की बात कर रहे हैं, इनका तो भ्रष्टाचार का अनलॉक पहले दिन से चल रहा है। हर जगह, हर चीज़ में, चाहे आप रजिस्ट्रियों की बात ले लीजिए, चाहे आपको याद होगा वेरिफिकेशन वगैरह, किसान खरीद, हर चीज़ में घोटाले हुए हैं। तो ये तो घोटाले पर घोटाला। और कौन सा सिस्टम इन्होंने दुरुस्त करना है? अगर दुरुस्त किया होता 6 साल से, तो क्या ये आज घोटाले हो जाते? इन्वेस्टिगेशंस को लेकर जिस तरह से कहा जाता है कि जांच जो है वो हमने जांचें जो है वो करवाई, उस तरह की जांच होती है इन चीज़ों की? अगर होती है तो क्या उसमें से कोई क्रूड निष्कर्ष निकलता है? और इस घोटाले की बात करें, रजिस्ट्रियों के घोटाले की बात करें, तो आप क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? रजिस्ट्रियों में तो चूना लग चुका है, और ये बिना मिली भगत के क्या हो सकता है क्या? और आज आप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ही कह रहे हैं कि भाई आप ही इंक्वायरी करो, तो वो इंक्वायरी क्या करेंगे? क्योंकि वहीं पर तो हुआ है घोटाला, तो वो खुद ही इंक्वायरी करेंगे, खुद ही जज बन जाएंगे। कैसे होगा ये? तो पर्दाफाश कैसे होगा? पर्दाफाश तो अब जब हुआ है तो उसका दूध का दूध, पानी का पानी कौन करेगा? ये लोग खुद तो कर नहीं सकते। तो इसकी तो निष्पक्ष जांच होना चाहिए, लेकिन ये सरकार कभी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती। एक बात होती है, और यहाँ पर भी कुछ समझ लीजिए, घोटाले इतने हो रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम किस किस घोटाले की ओर देखें। 3 अध्यादेश आए हैं जिनको लेकर सरकार ये दावा कर रही है कि किसान हितैषी ये जो अध्यादेश हैं वो रहेंगे। एमएसपी और तमाम चीज़ों को लेकर जो है मुख्यमंत्री के द्वारा एक लंबी पत्रकार वार्ता भी उसमें की गई। किस तरह से देखते हैं इन तमाम अध्यादेशों को और किसानों को लेकर, क्योंकि हरियाणा जो है एग्रीगेरियन स्टेट है, ऐसे में कितना हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में उचित समझते हैं? ऐसा है कि अब ये कुछ भी बात करें, लोगों का विश्वास खो चुके हैं, इनकी विश्वसनीयता ही नहीं रही लोगों के बीच में। किसान की बात ले लो, पहले दिन से इन्होंने गलत बातें बोलनी शुरू की थी, चाहे स्वामीनाथन कमेटी की बात हो, किसान की आय दुगनी करने की बात हो, तो आप कहीं तो पहुंचे होंगे दुगनी करने के नाम पर। आज तक जब इतने साल निकले हैं तो कहाँ पहुंचे हैं आप? किसान की हालत बद से बदतर होती गई है, और साथ में मजदूर भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। 85% हमारा किसान छोटा किसान है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर है। उसकी ओर आपने ध्यान किया है? आप हमें ये बता दीजिए कि वो गांव तक तो निकल नहीं पाता। मंडियां जब हम खोलने की बात करते हैं, हम कहते हैं किसान तक जाए, हाँ, लेकिन अब आप कह रहे हो कि किसान निजी क्षेत्र में जाए और देश में कहीं भी बेच सकता है। ये सपना बेच रहे हैं आप। किसान के लिए आप कुछ आसानी नहीं कर रहे। आप मुझे ये बता दो कि आज के दिन जो हमारा अंबाला का किसान है, हिसार का किसान है, महेंद्रगढ़ का किसान है, रोहतक का किसान है, वो कहाँ जाएगा? चेन्नई जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, मध्य प्रदेश जाएगा? कैसे बेचेगा? बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, आप देखेंगे कि कितने घोटाले होंगे उसमें। और आम किसान कहाँ पर ये कोर्ट कचहरी में जाएगा कि किसी बड़ी कंपनी से या किसी अदृश्य कंपनी से लड़ने के लिए? ये असलियत है। फिर दूसरी बात आप समझ लीजिए, अध्यादेश में ही अगर हम बात करें एसेंशियल कमोडिटीज़ की, अगर हम बात करें तो उपभोक्ता को क्या फ़ायदा होगा? इसमें तो काला बाजारी जमाखोरी हो जाएगी। तो ये जो इस सरकार ने एक मुनाफाखोरी का माहौल पैदा किया है कुछ लोगों की, तो उसमें आम जनता, किसान, मजदूर तो पिसता चला जाएगा। कुछ चुनाव वहीं एक और जहां रजिस्ट्री मामले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि प्रदेश में रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल के माध्यम से दुरुस्त किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश का राजस्व रिकॉर्ड डिजिटल होने के बाद कोई भी व्यक्ति प्रदेश के कहीं भी अपनी रजिस्ट्री करवा सकेगा। गुरुग्राम में रजिस्ट्री में हुई धांधली को लेकर उन्होंने कहा कि गुरुग्राम आयुक्त इसकी जांच कर रहे हैं। के ऊपर कमिश्नर गुड़गांव की जिम्मेवारी लगाई है कि जो लैप्सेस चाहे टाउन प्लानिंग के रहे हों, अर्बन लोकल बॉडीज़ के रहे हों या फिर ड्यूज़ के कोई और महकमे के रहे हों, जो प्रॉपर फ्लैग नहीं हो पाए, जिसका एडवांटेज लोगों ने उठाया, उसके ऊपर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। और मुझे लगता है कि लगभग जो पिछले 8-9 महीनों से हमारा प्रयास था
कि रेवेन्यू सिस्टम को और दुरुस्त किया जाए। अब 65 गांव हमारे बचे हैं जिनकी कंसोलिडेशन पेंडिंग है, हम उसको भी कंप्लीट करा रहे हैं। प्लस सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के सहयोग से प्रत्येक गांव को और 3 हमारे शहरों को प्राथमिक तौर पर करनाल, जींद और सोना को डिजिटलाइज। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।